नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिनीश सुराणा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष शासकीय विश्वनाथ यादव स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग में कार्यरत हूँ। एमए हिंदी के चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत छठवें प्रश्न पत्र के रूप में हिंदी भाषा आपके पाठ्यक्रम में है। उसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मुख्य रूप से 4 अनिवार्य तत्व माने गए हैं, जिसके अंतर्गत संप्रभुता, निश्चित भूभाग, जनसंख्या और वहाँ की जनसंख्या के लिए एक भाषा की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। हमारा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ादी के पश्चात यहाँ के संविधान निर्माताओं ने यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु संविधान का निर्माण किया। इस संविधान में जिस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, वह थी हमारी हिंदी भाषा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया। 26 जनवरी 1950 से यह संविधान देश में लागू हुआ और इतिहास में पहली बार हिंदी को राष्ट्रीय धरातल पर राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। भारतीय संविधान के 2, 6 तथा 17 इन 3 भागों में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। इनमें भाग 2 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा तथा भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य की विधानसभाओं के संबंध में निर्देश हैं। 17वें भाग के 4 अध्यायों में राजभाषा संबंधी उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें प्रथम अध्याय में संघ की भाषा के संबंध में 343 और 344 अनुच्छेद हैं। द्वितीय अध्याय में 345, 346 तथा 347 अनुच्छेदों में राजभाषा के रूप में प्रांतीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तृतीय अध्याय के अनुच्छेद 348 और 349 में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में निर्देश हैं तथा चौथे अध्याय के अनुच्छेद 350 एवं 351 में क्रमशः व्यथा के निवारण के लिए अभिवेदन में प्रयोक्तव्य भाषा और हिंदी भाषा के विकास के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं। क्रमशः आप देखते हैं कि अनुच्छेदवार हमारी राजभाषा हिंदी को संघ की राजभाषा में किस प्रकार से स्थान मिला, इसे हम 3 बिंदुओं पर केंद्रित करते हैं। संविधान में अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के संदर्भ में प्रथम बिंदु के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। दूसरे बिंदु के अंतर्गत खंड 1 से किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले यह प्रयोग की जाती थी, परंतु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ
हिंदी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। तीसरे बिंदु के अंतर्गत इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 साल की कालावधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा अथवा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 344 की, जिसमें राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समिति के संदर्भ में बातें की गई हैं। प्रथम बिंदु के अंतर्गत राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक सभापति और 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का आदेश परिभाषित करेगा। दूसरे बिंदु में राष्ट्रपति को लगभग कुछ बातें और अधिकार दिए गए। उसमें प्रथम है क संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के लिए उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के। ख के अंतर्गत संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधों के। ग अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के प्रयोग की जाने वाली भाषा के। घ संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में। और अंगा संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से परीक्षा किए हुए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा। तीसरे बिंदु के अंतर्गत खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक सेवकों के बारे में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। चौथे बिंदु के अंतर्गत 30 सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो कि क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। पांचवें बिंदु के अंतर्गत खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना समिति का कर्तव्य होगा। छठवें बिंदु के अंतर्गत अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश निकाल सकेगा। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषाएं के लिए है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकेगा, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इससे अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में
अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा पर बात हुई है। संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी। परंतु यदि दो या दो से अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिए राजभाषा हिंदी होगी, तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी। अनुच्छेद 347 किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाषा के संबंध में विशेष उपबंध विभाग द्वारा बोली जाने वाली तद विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुवाद चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए, तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करेगा राजकीय मान्यता दी जाए। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित हैं। प्रथम बिंदु के अंतर्गत इस भाग के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक का उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ जो प्रथम विधेयक अथवा उस पर प्रस्तावित किए जाने वाले जो संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में पुनर्स्थापित किए जाएंगे, उन सब के लिए प्राधिकृत पाठ। दूसरा, अधिनियम संसद द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाएं तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाएं, उन सब के प्राधिकृत पाठ। तथा तीसरा, आदेश, नियम, विनिमय और उपविधि इस संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्यों के विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन निकाले जाएं, उन सब के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। दूसरे बिंदु के अंतर्गत खंड 1 के उपखंड क में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के राज्यपाल या राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिंदी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय में की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात वैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, विज्ञप्ति, आज्ञप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी। तीसरा, खंड 1 के उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड की कंडिका 3 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनिमय या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया गया है, वहाँ उस राज्य के राजकीय सूचना पत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस खंड के अभिप्रायों के लिए उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके अंतर्गत इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद 348 के खंड 1 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी एक के प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना न तो पुनः स्थापित और न ही प्रस्तावित किया जाएगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुनः स्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित
आयोग की सिफारिशों पर तथा उस अनुच्छेद के खंड 5 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही राष्ट्रपति देगा। अनुच्छेद 350 किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाएं यथा असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, बंगला, मराठी, संस्कृत तथा हिंदी के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी के संवैधानिक रूप में राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें हैं जो राजभाषा के रूप में हिंदी के लिए जानना आवश्यक है। उसके अंतर्गत संविधान स्वीकृत भाषा नीति बनाई गई, उसका एक सर्वेक्षण है। उसमें 20 बिंदु के अंतर्गत एक रिपोर्ट दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 343 1 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत अनुच्छेद 343 2 के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि अर्थात 26 जनवरी 1965 तक सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का यथावत प्रयोग होता रहेगा, ताकि हिंदी इस अवधि के दौरान शासन, विधान, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम हो जाए। इसमें हिंदी को कम महत्व देने या इतर किसी भाषा से कम आंकने या उसे अपमानित करने की कोई मंशा नहीं दिखती है, परंतु अंग्रेजी भाषा में कामकाज करने कराने के आदि प्रशासकों, कर्मचारी आदि के लिए नए भाषा माध्यम हिंदी को अपनाने के लिए समय देना उचित समझा गया होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह 15 वर्षों की कालावधि में संघ के किसी राजकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा एवं भारतीय अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, परंतु अनुच्छेद 343(3) में संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि 15 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद भी वह चाहे तो अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत रखने के लिए विधि द्वारा कोई उपबंध कर सकेगी। इस प्रकार हिंदी को राजभाषा का गौरव प्रदान करने के पश्चात भी अवरोधात्मक संवैधानिक उपबंधों की व्यवस्था कर अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी के राजभाषा के रूप में संघीय प्रयोग एवं व्यवहार के सम्मुख अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न कर दी। इस तरह संविधान के पंडितों ने हिंदी प्रेमियों को सुनहले भविष्य के रमणीय सपने दिखाकर उन्हें प्रसन्न कर दिया और अंग्रेजी के पक्षधरों के लिए अंग्रेजी के निर्बाध प्रयोग का लंबा रास्ता भी खोल दिया। हिंदी की झोली में जहाँ सिर्फ अनिश्चित भविष्य था, वहीं अंग्रेजी के पर्स में वर्तमान के रुतबे के साथ भविष्य की सुनिश्चितता भी हो गई। इस प्रकार संविधान शिल्पियों के अनुच्छेद 343 की धारा 1 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का जो पद गौरव
दिया उसे उसी अनुच्छेद की तीसरी धारा के द्वारा निष्प्रभ कर दिया गया। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति को आदेश देता है कि वह संविधान के प्रथम 5 वर्ष तथा 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति करे। इन आयोग का मुख्य संवैधानिक अभिप्राय यह था कि वे राष्ट्रपति को संघ के सरकारी कार्यों के लिए हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के बारे में तथा संघ के सरकारी प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को सीमित करने या उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए संस्तुति करे। इन आयोगों की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तथा अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रदान करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति की स्थापना का भी प्रावधान इसी अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 345 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या एक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 346 में यह साफ साफ आदेश है कि एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य एवं संघ के मध्य पत्राचार में संघ की राजभाषा का ही प्रयोग होगा। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य के जनसमुदाय का एक पर्याप्त अनुपात अपने द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा अभिज्ञात कराना चाहे तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा देने का अधिकारी है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों इत्यादि की भाषा का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों एवं आदेशों तथा नियमों विनियमों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही होंगे। अनुच्छेद 349 में यह व्यवस्था है कि संविधान के शुरू के 15 वर्षों की कालावधि तक अंग्रेजी के स्थान पर किसी अन्य भाषा का पाठ प्राधिकृत पाठ नहीं माना जाएगा, किंतु किसी अन्य भाषा के प्राधिकृत पाठ के लिए राष्ट्रपति भाषा आयोग की संस्तुतियों के एवं संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद अपनी स्वीकृति दे सकता है। अनुच्छेद 350 के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी शिकायत के समाधान के लिए संघ या संबद्ध राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन दे सकता है। इस व्यवस्था से भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। संविधान का अंतिम अनुच्छेद 351 बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी को सर्वमान्य एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करे जिसे सारे राष्ट्र में प्रयुक्त किया जा सके और वह भारत की मिश्रित संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। इसके लिए हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर उसे समृद्ध किए जाने का सुझाव है। यहीं पर संविधान में हिंदी की चर्चा 2 स्थानों पर होने के कारण उसके स्वरूप और स्थिति को लेकर किंचित भ्रम उत्पन्न हो जाने की संभावना है। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है और अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं में से एक है। इससे 2 हिंदी के प्रश्न पैदा हो जाने की गुंजाइश है, किंतु वस्तुतः यह केवल एक भ्रम है। संघ भाषा के रूप में अथवा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी के स्वरूप तथा प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। अनुच्छेद 351 में स्पष्ट लिखा गया है कि हिंदी की प्रकृति को किसी प्रकार संविकृत नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं, न कि प्रादेशिक। जैसे संस्कृत किसी राज्य की भाषा विशेष न होकर भारतीय भाषा है, अतएव हिंदी के स्वरूप, प्रकृति एवं संदर्भ में विचार करते समय उसके किसी प्रादेशिक रूप को प्राधान्य न देकर उसके सार्वदेशिक रूप का निर्माण करना ही श्रेयस्कर है। वास्तव में संविधान का यह अंतिम अनुच्छेद हिंदी भाषा के निरंतर प्रगति की ओर उज्ज्वल संकेत करता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।